हेलो एवरीवन, मास्टर स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज अपन डिस्कस करने वाले पेपर, ठीक है, जो भी अपना जो रिजोक्सी का पेपर हुआ था रिसेंटली लास्ट वीक में। तो उसके जो भी तुम लोगों ने, मैंने बोला था कि तुम लोगों को डाउट्स को भेजने को, तो जो भी तुम लोगों ने डाउट्स भेजे हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने भेजे हैं, बहुत लोगों ने नहीं भी भेजे हैं। तो जिन्होंने नहीं भेजे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी डाउट्स है वो भेज दो, क्योंकि ये जो पेपर डिस्कशन होगा वो दो शायद मेरे ख्याल से पार्ट्स में बटेगा। ठीक है, पार्ट 1 आज अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैं बेसिकली सेक्शन ए भी और थोड़ा सा सी पार्ट सेक्शन का भी करूंगा, थोड़ा बहुत डिस्कस। ठीक है, और बचा जो नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन सी का थोड़ा सा जितना भी बचा रहेगा और सेक्शन डी को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल थोड़ा सा डिफिकल्ट और मीडियम साइड पे था, मतलब ठीक है, मीडियम और डिफिकल्ट के बीच में आसपास के था। ठीक है, सेक्शंस अलग अलग की बात की जाए तो सेक्शन ए में सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा लेंदी, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। सीधा तुम्हें आना चाहिए तुरंत, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेसिक एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन मैंने पूछे थे। फिर थोड़े बहुत मैंने लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। बहुत लोगों ने डायरेक्टली आंसर लिखा, इसका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर लिखना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों ने पूरा अच्छे सॉल्व करके भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली इसका 1 मार्क में बस डायरेक्टली आंसर लिखते हो तो भी चलता है। ठीक है, तुम रफ में कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो। सेक्शन ए ओवरऑल बाकी सेक्शन से बहुत सिंपल था। सेक्शन बी और सी थोड़े से डिफिकल्ट सेक्शन थे, इसकी वजह से थोड़ा पेपर डिफिकल्ट हो गया था। और सेक्शन डी ओके था, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन लेंदी था। बस सेक्शन डी थोड़ा इतना टाइम लग रहा था, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल मीडियम टू डिफिकल्ट साइड में रखा गया था जानबूझ के, ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जब डिफिकल्ट पेपर आए, पेपर जब बोर्ड का आएगा तो इससे बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, जब एक्चुअल में जब पेपर देखोगे तो इससे बहुत सिंपल पेपर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में मुझे जितने भी डाउट्स पूछे गए, 2, 4 और 5, ये 3 डाउट्स पूछे गए थे। मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन है उसमें, 6 में से ये 3 क्वेश्चन डाउट में फटाफट डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो सेक्शन ए में क्या है, सेकंड क्वेश्चन। ऑन जीटी रोड 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर 36, 42 एंड 72 सेकंड्स। ऐसे टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, याद होगा तो तुम लोगों को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स है, T1, T2, T3, या फिर रेड, येलो और ग्रीन मान लेते हैं। चलो, रेड, येलो, ग्रीन। रेड वाली जो लाइट है वो 36 सेकेंड्स के बाद चेंज हो रही है, मतलब 36 के बाद वो बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, 36 के बाद बंद होकर चालू हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद जो येलो वाली है वो 42 सेकेंड्स के बाद चेंज हो रही है। ठीक है, और तीसरी जो लाइट है वो 72 सेकेंड्स के बाद चेंज हो रही है। तो 3 टाइप ऑफ ट्रैफिक लाइट्स है। इफ द लाइट्स आर फर्स्ट स्विच्ड ऑन, मतलब तीनों जो लाइट्स है वो पहली बार जो स्विच ऑन हुए थे वो कितने बजे हुए थे? 9 o'clock, सुबह 9 बजे। ठीक है, देन एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली। देखो, अब ये जो लाइट्स है वो बार बार अलग अलग चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये पहली बार जब लाइट चेंज होगा तो 36 सेकेंड्स के बाद होगा। फिर सेकेंड टाइम 72 सेकेंड, 36 का टेबल में जो भी आ रहा है। फिर थर्ड टाइम 36 थ्रीजा, मेरे ख्याल से वो कितना है, 108 आ जाएगा। तो इस तरीके से रेड लाइट जो है वो इस तरीके से 36 के टेबल्स में चेंज हो रही है, कि पहला लाइट पहली बार चेंज होगा 36, फिर 72, इस तरीके से। ब्लू लाइट, येलो लाइट जो है वो 42 सेकेंड्स के बाद चेंज हो रही है, मतलब 42 के टेबल में जाएगा सब। तो पहली बार जब चेंज होगा 42 सेकेंड्स, फिर 84 सेकेंड्स, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ये 72 सेकेंड्स में चेंज हो रही है पहली बार, फिर नेक्स्ट 144 सेकेंड्स। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि चेंज साइमल्टेनियसली, कि तीनों जो है वो साथ में कब चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब मुझे 36, 42 और 72 के जो टेबल में आ रहे हैं उन सब में कॉमन कौन सा आएगा। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे टू फाइंड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 42, 72। तो तुम्हें इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, मतलब हमें ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है जब तीनों साथ में चेंज होंगे वापस से। 9 बजे तो एक साथ स्विच ऑन किया, फिर ये अपनी स्पीड से चेंज होगा, ये अपनी स्पीड से चेंज होगा, और ये भी अपनी स्पीड से चेंज होगा। तो हमें ऐसा कोई इसका हायर मल्टीपल देखना है, तीनों नंबर्स का कोई हायर मल्टीपल ऐसे कोई देखना है जो कि तीनों में सेम नंबर आ रहा हो। इसलिए मुझे क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो एलसीएम निकालना है तो 36 के टेबल निकाल सकते हो तुम चाहिए तो। तुम चाहिए तो डायरेक्टली भी 36 वो सब टेबल से कर सकते हो, या फिर तुम्हें अगर फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है वो भी कर सकते हो। तो 36 4 9 से होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। 42 भी लिखते हैं तो 21, 2 इंटू 21, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2
की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, फिर इसके बाद 72 को भी देखते हैं। तो 2 इंटू 36 है, तो इसका मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 9 इंटू 8 72। तो इस तरीके से तीनों फैक्टर्स, तीनों के प्राइम फैक्टरेशन निकल जाएंगे। और फाइनली जब तुम्हें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लो। एलसीएम ऑफ 36, 42, 72 विल बी इक्वल टू, देखो 2 की पावर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो 2 की पावर में सबसे हाईएस्ट है 3। ठीक है, इस तरीके से सब में जो सबसे जो हाईएस्ट है वही लेना है तुम्हें। 2 की पावर 3, यहाँ पे भी देखो 3 की पावर 2, और यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है 7 की पावर 1। यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो 7 की पावर 0 मानो, यहाँ पे भी 7 की पावर 0। तो सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो निकालना है तुम्हें। तो ये 8 आया, ये 9 आया और ये 7 आया। 7 इंटू 8 इंटू 9 करना है। 8 9 72, 7 7 2 14, 7 7 49, 54। तो ये बन जाएगा 504 सेकेंड्स। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 36, 42, 72 इज 504 सेकेंड्स। मतलब 504 सेकेंड्स के बाद ये जो है और ये जो है सब साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज हो गए। इसका मतलब तुम चाहे तो 36 और 504, मतलब 36 हाउ मच टाइम्स 504 भी कर सकते हो। वो आएगा मेरे ख्याल से 36 वन जा और 44 144 36, तो 36 14 जा, मतलब 36 14 जा करते तो 504 आएगा। इसका मतलब 36 मतलब जो पहले लाइट, जो रेड लाइट जो है वो क्या हो रहा है, वो 14 बार जाके चेंज होगी, तब जाके ये इसके इन दोनों के साथ मैच करेगा। सिमिलरली 42 का टेबल भी निकाल सकते हो। 42 वन जा और 42 जा, तो 42 जो येलो लाइट है वो 12 बार चेंज होगी। सिमिलर 72 अगर देखते हो तो 72 कितना आएगा, 9 8 7 7 आ रहा है मेरे ख्याल से, 72 7 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रीन लाइट है वो 7 टाइम चेंज होगी। तो ये 14 टाइम चेंज होगी, ये 12 टाइम चेंज होगी और ये 7 टाइम चेंज होगी। और जब ये सब होने के बाद 504 सेकेंड्स के बाद सब साइमल्टेनियसली एक साथ आ जाएंगे। मतलब अब तुम्हें 9 AM को है, इसका मतलब तुम्हें और कितना ऐड करना है, तो 504 सेकेंड्स ऐड करना है। तुम चाहे तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मिनट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 504 डिवाइड बाय 60 ये कर लो। तो देखो कितना आ रहा है, 6 से जा रहेगा, 6 8 जा 48 बिल्कुल जा रहा है, 6 10 जा 6 8 जा 48 और क्या आ रहा है 6 कितना हो जाएगा ये, 6 4 जा 24 84 बाय 10 आ रहा है। इसका मतलब 10 8 जा और 4 बाय 10। ठीक है, इसका मतलब तुम इसको ये भी लिख सकते हो 8 2 बाय 5। तुम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 जा 2 5 जा 2 4 42 42 बाय 5। तो 42 बाय 5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा 8 5 जा 40 2 बाय 5 मिनट्स। तो ये हो गया मिनट्स के टर्म में। तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको अगर तुम्हें सेकेंड्स के टर्म में भी लाना है, क्योंकि 2 बाय 5 तो ऑफकोर्स गलत अच्छे से नहीं लगेगा ना, तो इसलिए इसको मिनट्स के टर्म में भी लाना है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो 40 प्लस 2 बाय 5, या फिर ऐसे लिख सकते हो 40 प्लस 2 भी अगर नहीं लिखना है तो इसमें से 60 जब जा रहा था तो यहाँ पे 2 बाय 5, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 8 मिनट्स और 2 बाय 5 मिनट्स का मतलब क्या है 2 बाय 5, तो इंटू 60 चाहिए तो इंटू 12 करो तो ये हो जाएगा 24 बाय 60। मतलब 24 बाय 60 मिनट्स का मतलब क्या है कि 24 सेकेंड्स। तो इसका मतलब 8 मिनट 24 सेकेंड्स। तो ये सब चीजें तुम्हें ऑब्वियसली करनी आनी चाहिए कि मिनट्स को सेकेंड्स में अच्छे से कन्वर्ट करो। तो इसका मतलब 8 मिनट्स 24 सेकेंड देखोगे तो 8 इंटू 60 अगर करोगे तो 480 हो जाएगा, 480 प्लस 24 504 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जब सेकेंड टाइम चेंज होगा तो वो कब होगा, 9 AM को सबसे पहले हुआ था, उसके बाद 9 बज के 8 मिनट एंड 24 सेकेंड्स पे तीनों साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। द टाइम एट विच दे विल चेंज साइमल्टेनियसली इज 9:08:24, 9 hours 8 minutes 24 seconds। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल पे हम करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल था, ऐसे एक और एग्जांपल थोड़ा आगे वाला सिंपल एग्जांपल था। तो देखो इफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशंस आर पैरेलल, तो याद करो ऐसे पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस में मतलब नो सॉल्यूशन है, राइट। दो लाइंस पैरेलल तो ऑब्वियस सी बात है नो सॉल्यूशन, और दो लाइंस पैरेलल है तो देखो इस पे कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2।
ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, A1 देखो यहाँ पे 3 है, A2 कितना है देखो, A2 2 है, देख सकते हो यहाँ पे A2, फिर B1 कितना है देखो तो 2K है B1, और B2 कितना है 5, और नॉट इक्वल टू C1 चाहिए तो तुम यहाँ पे 2 ही लिख सकते हो, तुम इसको दोनों साइड को लेके आ सकते हो, फिर नहीं भी लेना है तो चलेगा, और यहाँ पे C2 1 है। तो देख सकते हो ये और ये इक्वल करना है बस तुम्हें, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, K की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 3 15, 2 2 4, 4K, तो K की वैल्यू आ जाएगी 15/4। तुम चीजें चेक कर सकते हो, 3/2 और 2/1 दोनों इक्वल तो नहीं है, 3/2 मतलब 1.5 रहता है, और 2/1 मतलब 2 रहता है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस है, और ये बस इक्वल करना है, तो इसका मतलब K की वैल्यू आ गई 15/4, हेंस सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन है का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं, इन दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब देखो, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के तीन ही प्रकार से सॉल्यूशन हो सकते हैं, आइदर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो तो उसका एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, आइदर वो लाइंस कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर दोनों लाइंस पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। तो तीन प्रकार से हो सकता है आंसर्स के, 0, 1 या इनफाइनाइट। तो देखते हैं कौन सा वाला केस मैच कर रहा है। तो देखते हैं A1/A2, A1/A2 कितना देखो यहाँ पे 1/-3, दैट इज -1/3। फिर B1/B2 पे करके देख लो, 2/-6, दैट इज इक्वल टू -1/3। तो देख सकते हो A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन अब बचा जो C1/C2 है वो भी निकाल लेते हैं। तो C1/C2 5/1, तो ये आ रहा है 5। तो यहां से क्लियरली एक चीज देख रही है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली कंडीशन ही आ रही है, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर इसके पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, इसका आंसर आएगा 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 0। कोई भी यहाँ पे इन दोनों में से सॉल्यूशन नहीं आएगा। तुम लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करके देखो, कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये तो सेक्शन ए के डाउट्स, ऐसे कुछ सेक्शन बी के भी डाउट्स है, वो भी डिस्कस करते हैं, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख सकते हो। चलो फिर आगे जंप करते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में भी ये 3 क्वेश्चन डाउट थे, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था कि नो सॉल्यूशन वाला कैसे निकालना है, जो भी केस थोड़ी देर पहले समझाया वो वाला, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करना है, तो वो सब तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये मुझे 2 डाउट्स पूछे थे लोगों ने, ये और ये थर्ड और फिफ्थ। मैं फर्स्ट वाला खुद से एक बार अच्छे से खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जिनको ये अगर नहीं भी जमा होगा तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी भी वैसे रिलेटिवली सिंपल ही था, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही सिंपल थे। सेक्शन सी मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे था, डी एंड सी दोनों, तो वो देखते हैं फटाफट। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन, अ फॉरेस्टर wants to plant 66 mango trees, 88 orange trees and 110 apple trees in equal rows in terms of number of trees। मतलब equal rows मतलब हर रो में सेम अमाउंट ऑफ ट्रीज होने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। मतलब एक रो में बस मैंगो वाले ही रहेंगे, एक रो में ऑरेंज वाले ही रहेंगे, एक रो में एप्पल वाले रहेंगे, ऐसे नहीं कि ऑरेंज मैंगो एप्पल सब मिक्स करके रहेंगे। तो एक किसी भी रो में उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज रहेंगे। तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम रोज। तो हमें क्या करना है, बस हर एक जो 66 को है उसको डिवाइड करना है, मतलब हर एक नंबर को एक कॉमन डिवीजन करके रखना है ताकि सब इक्वल नंबर ऑफ रोज बने, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कि पहले रो में 10 हो तो दूसरे रो में भी 10 बने, तीसरे रो में 10 बने, ऐसे करना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे तुम लोगों को स्ट्राइक होनी चाहिए, 66, 88 और 110 देख के तुम्हें यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पे छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर क्यों? क्योंकि तुम्हें कितने रोज हैं वो डिटरमाइन करने हैं। देखो फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम रोज, तो मिनिमम रोज निकालने हैं, इसका मतलब देखो 66 को कितने रोज में डिवाइड करना पड़ेगा, मे बी 3 मे बी 4 जो भी है, ठीक है। तो 66 कौन से नंबर से डिविजिबल है वो सब सोचना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे होगा सीधा मैं देखूंगा। तो मुझे बस निकालना है HCF 66, 88 और 110 का। क्यों इन दोनों को HCF क्यों निकालना है? क्योंकि उससे क्या मिलेगा देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। HCF निकालना है तो 66 को लिख लेते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं 33, 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 11 की पावर 1। 88 को भी लिख देते हैं 2 की पावर 3, 11 की पावर 1। 110 को भी लिख देते हैं
10 इंटू 11 है तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। तो अगर तीनों का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ क्या आएगा, देखो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो हाईएस्ट कॉमन, तो 2 की पावर तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 1, मतलब इसमें सबसे छोटा वाला लेना है, ठीक है, 2 की पावर 1। 3 की पावर है नहीं तो 3 की पावर लेने की जरूरत ही नहीं है। सब में कॉमन 5 की पावर है तो 5 की पावर, सॉरी 11 की पावर है, 5 की पावर तो है नहीं, सब में नहीं है। 11 की पावर तीनों में कॉमन है एक, तो 11 की पावर 1 ले लेंगे, तो इसका मतलब एचसीएफ आ जाएगा 22। अब ये 22 का मतलब क्या है कि एक रो में 22 ट्रीज होने चाहिए, ठीक है, किसी हर एक रो में 22 ट्रीज होने चाहिए। इसका मतलब तो रोज कितने बनेंगे, देखो 66 के टेबल, मतलब 66 22 के टेबल में आता है, 88 भी 22 के टेबल में आता है, 110 भी 22 के टेबल में आता है। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज ऑफ, पहला कौन सा, मैंगो ट्रीज, तो मैंगो ट्रीज के कितने रोज होंगे सोचो, मैंगो ट्रीज हमें मिनिमम चाहिए यहाँ पे, सबसे कम, जितना कम हो सके उतना, ठीक है। तो 20 सॉरी टोटल कितने मैंगो ट्रीज 66, और एक रो में कितने आएंगे 22, तो 66 अपॉन 22 मतलब मैंगो ट्रीज के कितने रहेंगे, 3 रोज रहेंगे। सिमिलरली ऑरेंज ट्रीज है ना सेकेंड वाला, हाँ, ऑरेंज ट्रीज के कितने रोज रहेंगे, तो ऑरेंज ट्रीज कितने हैं 88, 22, तो ये बन जाएगा 4 रोज, तो ऑरेंज ट्रीज के 4 रोज रहेंगे। एंड लास्ट में कौन सा, एप्पल ट्रीज, एप्पल ट्रीज के भी निकाल लेते हैं। एप्पल ट्रीज कितने हैं टोटल 110 है, और एक रो में 22 आ रहे हैं, इसका मतलब इसके 5 रोज रहेंगे। तो देख सकते हो हर रो में 22 ट्रीज कंटेन करने वाला है, देख सकते हैं हर रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज आ गए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। इन इक्वल रोज, हर रोज में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ऑरेंज ट्रीज को तुम्हें 3 रोज में बनाना है, मैंगो ट्रीज को तुम्हें 3 रोज में बनाना है, ऑरेंज ट्रीज को 4 रोज में बनाना है, और एप्पल ट्रीज को 5 रोज में बनाना है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज सब मिला के कितने रोज बनने वाले हैं, इसका मतलब 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 7 + 5 12 रोज। देयरफॉर टोटल 12 रोज होने वाले हैं अपने ये सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन अलग है और इंपॉर्टेंट भी है, याद हो तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैंने एग्जाम में भी दे दिया। चलो देखते हैं किस किस को जमता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग मिस्टेक, थोड़ी 2-3 जगह वर्डिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म चाहिए था, वहां पे फ्रॉम लिखा था, ठीक है। अक्वाटिक की जगह अक्वाटिक चाहिए था, स्पेस चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे मिस्टेक्स है, वो अपन एक एक करके वेरीफाई करते जाऊंगा जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक जगह तो 5M लिखा था, वहां पे बस कॉमा चाहिए था M की जगह, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप में डाउट क्लियर ही करा दी थी उसके, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में डाउट थे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें एक जीरो जो है, चलो उसको बोल देते हैं अल्फा, एक जीरो जो है 8 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दूसरा जीरो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे पता है, क्या, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो कितना है -56। तो अल्फा की वैल्यू 8 है, 8 इंटू बीटा इज इक्वल टू -56, तो ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू -56/8, तो 8 7 सा होता है। तो एक अगर रूट 8 है, एक अगर 8 है, तो दूसरा रूट 0 -7 है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, देखो 8 + -7 विच इज 8 - 7 विच इज 1। अब याद होगा तो तुम्हारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो उसको कैसे लिखते हो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। s का मतलब सम, p का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा है। इसका मतलब इक्वेशन फाइनल लिखोगे तो क्या दिखेगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो ये बन जाएगा -x से बनेगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 1 है, और अल्फा बीटा कितना -56, तो ये -56 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। तो ये सब तरीके बहुत, ये सब एग्जांपल एक्चुअली बहुत सिंपल है। तो जिसने मेरे को ये डाउट पूछा तो बहुत ये सब करना आना चाहिए तुम्हें एग्जाम में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो इसको अच्छे से, और अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर आता है तो इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। फिर एक और लास्ट एग्जाम्पल सेक्शन बी का 5th क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा लेंथी था, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। ए और बी की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर ले हैं, ठीक है। लाइंस आर कोइंसिडेंट, याद होगा तो लाइंस आर कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तीनों का जो रेशियोज है वो क्या रहेगा, सेम। तो a1 by a2, तो a1 है 3, b1 a2 है 5, b1 है माइनस ऑफ a प्लस 1 और b2 है 1 माइनस 2a, ठीक है। c1 है उस साइड इक्वल टू के उस साइड 2b माइनस 1 और c2 है 3b। नहीं, कहा लंबा है तो कुछ है नहीं, वैसे सीधा डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। बस पहले इन दोनों को लो, फर्स्ट और सेकंड को, फिर एक बार इन दोनों को लो, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, फिर उसके फर्स्ट और थर्ड को भी लेंगे। तो देखो मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू a प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 5a माइनस 5। 6a तो माइनस 5 को उधर भेजो, 3 को उधर भेजो, तो माइनस 5 इधर आएगा, तो प्लस 5a माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5। इसका मतलब माइनस a बन जाएगा, वहां पे बनेगा माइनस 8, तो a बन जाएगा प्लस 8, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से माइनस माइनस हट जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वेट करते हैं और सीधा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको एंड इसको, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से 9b हो जाएगा, ठीक है। 9b इज इक्वल टू 5 इंटू 2b माइनस 1। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3b 9b 10b हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। माइनस 10b 10b को इस साइड भेजो तो माइनस 10b हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 5। तो देख सकते हो अपने आप आंसर आते हुए दिख रहा है, 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 5। तो b की वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हो ये सब क्वेश्चंस कितने सिंपल थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अपने आप अगर तुम्हें कंडीशन बेसिक चीजें याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो तुम्हें ये सब क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। चलो थोड़ा सा लास्ट का देख लेते हैं फटाफट, सेक्शन सी को भी देख लेते हैं। सेक्शन सी में भी कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे हैं, इनफैक्ट सेक्शन सी और सेक्शन डी में अच्छे खासे डाउट्स पूछे हैं, तो वो फटाफट डिस्कस करते हैं। सेक्शन डी को मैं नेक्स्ट क्लास में चाहिए तो डिस्कस करूंगा, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना बचा है, ठीक है। और सेक्शन सी को भी कोशिश करते हैं कि पूरा डिस्कस हो सके। लिख लो इसको, आगे बढ़ते। चलो फिर सबसे लास्ट के आज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी के मुझे थर्ड और फोर्थ लोगों ने डाउट पूछे थे, एक दो लोगों ने डाउट पूछे थर्ड और फोर्थ, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से एक ट्रिक है उसमें, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में अलग अलग कुछ कंसेप्ट, तो बेसिक अपना जो पढ़ा है वही है, लेकिन थोड़ा सा बस ट्विस्ट है, वो देखेंगे क्या ट्विस्ट है, ठीक है। तो सेक्शन इसके अलावा और भी कुछ डाउट्स थे सेक्शन सी में, बहुत लोगों ने पूछे थे कि 5th और 6th भी है, लेकिन उसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद सेक्शन डी, ठीक है। तो जो भी डाउट जो भी आज मैंने क्लियर नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, तो इसका मतलब अपन टेंशन मत लेना, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और जो लोग अभी भी डाउट्स नहीं पूछे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब डाउट पूछे, ताकि नेक्स्ट क्लास से पूरा पार्ट पेपर डिस्कशन पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए। चलो फिर सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन देखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। इसका मतलब वो बोल क्या रहा है, देखो कि जब मैं 1657 इस नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं, तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो मान लेते चलो कुछ क्वेश्चन आ रहा है Q1 और रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 6। सिमिलरली जब मैं 2037 इसको मैं जब डिवाइड करता हूं उसी सेम नंबर से, मुझे वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो मुझे रिमाइंडर मिलता है Q2 मान लेते हैं, और रिमाइंडर क्वेश्चन आ रहा है Q2 और मान लेते रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन जो थे, 6 को इधर भेज रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1657 माइनस 6, तो ये बन जाएगा 1651 इज इक्वल टू x इंटू Q1, और ये भी इधर 5 भेजेंगे तो ये बन जाएगा 2032 इज इक्वल टू x इंटू Q2। अब यहाँ पे मुझे जो दो इक्वेशन दिख रहे हैं, वहां से मुझे भी x की वैल्यू निकालनी है। x शुड बी ग्रेटेस्ट, जितना बड़ा हो सके उतना निकालना है, ठीक है, x शुड बी ग्रेटेस्ट। तो देखो Q1 Q2 तो देखो ये सब इंटीजर रहते हैं, ऑफ कोर्स x भी इंटीजर रहेगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अपन लगा रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से लॉन्ग डिवीजन अपन करते नहीं है। तो एक चीज सोचो कि इसमें भी x है और इसमें भी सेम ही चीज x है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर जो है वो देखना है, और ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, 1657 1651 एंड 2032 का मुझे HCF निकालना है।
तो देखो एचसीएफ निकालना तरीका तुमने तो सीखा ही है, लेकिन तुम्हें अगर करना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी कर सकते हो। दो तरीके हैं तुम्हारे यहाँ पे, दो ट्रेन ऑफ थॉट्स हैं। तुम सीधा 1651 के फैक्टर्स निकालो चाहिए तो 1651 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, देखो 3 5 15, 3 नहीं 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से तो छोड़ो, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 7 1 7 2 14, 7 3 21 नहीं, फिर 9 भी नहीं जाएगा, 11 11 1 11, 5 नहीं, फिर 13 13 1 13, 3 13 2 26 बिल्कुल जा रहा है, 13 से 13 1 13, 13 2 26, 9 कैरी ओवर, 13 7 91। तो देख सकते हो 127 अगर 127 एक प्राइम नंबर ही रहता है तो इसको डायरेक्टली वैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। सिमिलरली 2032 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जा रहा है 1016, 508, 254, 127 और 127 वापिस से आ गया, इसका मतलब वही बन गया। इसका मतलब दोनों में देखो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 127 127, देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं HCF इज इक्वल टू 127 और देयरफॉर अपना जो आंसर है x की वैल्यू वो क्या आनी चाहिए 127। कि इसका मतलब जब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जिसको मैं 1657 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 1657 को जिससे मैं डिवाइड करूंगा वो है 127, जिससे रिमाइंडर 6 आएगा। 2037 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 127 से तो मुझे रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो मैंने वो वाला मेथड बताया जो हमने ऑलरेडी सीखा था। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो तुम्हें इससे जाना पड़ेगा फिर कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद होगा तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है एचसीएफ निकालने का तरीका। तो 2032 1651 से बड़ा है तो चलो डिवाइड करेंगे 2032 को 1651 से, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1651 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1, ये बन जाएगा 12 और 5 7 बन जाएगा और यहाँ पे 371 बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हो 371, अब तुम्हारे पास ये जो है ये बन जाएगा तुम्हारा क्वोशिएंट और ये बन जाएगा तुम्हारा 1651 डिविडेंड, ये बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिविडेंड। तो 371, चलो 371 से क्या हो जाएगा अभी देखोगे, 371 5 से जा रहा है, देखोगे 4 से जा रहा है, 5 से बड़ा आ जाएगा, 4 से जाते हैं, फिर 4 1 4, 7 4 28, 4 3 12, 14, तो देखो जा रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा कितना आ रहा है ये 4 6 आ रहा है मेरे ख्याल से 167, चेक करो एक बार सही है क्या, 7 1 7 4 28, 4 3 12, 1484 सही है। और यहाँ पे 11 कैरी ओवर तो ये 4 बचेगा, तो 4 14 माइनस 8 विच इज 6, बिल्कुल सही है। तो 167 ये अब बन जाएगा अपना क्या क्वोशिएंट डिवाइजर और 371 बन जाएगा अपना डिविडेंड, ठीक है। वापस से डिवाइड करते हैं तो 167 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 2 सा कितना आ जाएगा, 7 2 सा 14 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 2 सा 12 और यहाँ पे कितना आएगा 324 आ रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 67 आ रहा है फाइनली। यहाँ पे वापस से इसको डिवाइड करते जाना है, तो याद होगा तुम लोग को इसी तरीके से प्रोसीड करते जाना है। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका मेरे पास जगह कम नहीं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, इस तरीके आगे करना तुम लोग प्रोसीड ही, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चल तो ये एचसीएफ निकाल के तुम्हारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको चाहिए तो, ठीक है, आगे भी याद रखना है। फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते फटाफट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी दो तरीके हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक है, वो इस बाय क्वाड्रेटिक का फैक्टर है, ठीक है। जो फैक्टर है तो याद होगा तो मैंने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम बताया था, लेकिन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में यहाँ पे जो भी इसके जीरोस आ रहे हैं वो निकालना बताया था, ठीक है। तो जहाँ पे जी ऑफ एक्स, चलो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है। पहला मेथड ज्यादा आसान वाला मेथड, तो देखो अभी हमने सीखा है कि इसको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब तुम चाहे तो इसमें सीधे चल लगाना तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टराइज करेंगे तो 3x और माइनस x जाएगा, तो इस तरीके से दो फैक्टर्स बन जाएंगे। इसका मतलब देयरफॉर 0 ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू कौन कौन से आ रहे हैं, तो एक तो आ रहा है x इक्वल टू -3 एंड एक आ रहा है 1, तो दो जीरोस आ रहे हैं। अब ये दोनों अगर इसके जीरोस है, इसका मतलब इसके जो फैक्टर जब निकालेंगे, यानी देयरफॉर
यूजिंग फैक्टर थ्योरम कि x प्लस थ्री भी इसका फैक्टर होगा एंड x माइनस वन भी इस बाई क्वालिटी का फैक्टर होगा। तो इसका मतलब यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट f ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड f ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे c लिखा हुआ था, तो वो c मत लेना, वहां पे एक्चुअल में x है, तो बहुत लोगों ने उसके से गलतियां की थी। ठीक है, तो वहां पे मिसप्रिंट था, मैंने x बताया भी था, याद होगा क्लास में। तो बस x की जगह माइनस थ्री पुट करते तो माइनस थ्री की पावर फोर, सिक्स इंटू माइनस थ्री की पावर थ्री प्लस टू ए इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। तो चलो ओपन करते हैं, ये क्या बन जाएगा माइनस थ्री, तो ये प्लस नाइन का स्क्वायर 81, तो ये बन रहा है थ्री का क्यूब माइनस 27, तो माइनस तो आएगा ही, और 27 सिक्स जा, तो 27 सिक्स जा, 7 सिक्स जा 42, 6 टू जा 4 12 और 4 162। तो इस चेक कर लो एक बार, जो भी आंसर आ रहा है अपने पास, 18 9 जा भी मेरे ख्याल से इतना ही हो रहा है ना, 18 9 जा 72 162, सही है। ये बन जाएगा फिर 9 प्लस 18 ए बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस थ्री बी, ये बन जाएगा माइनस थ्री ए। बस अब सॉल्व करना है इसको अच्छे से, तो देखते हैं चलो। 18 माइनस थ्री ए, ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा, पहले तो ये सॉल्व करते हैं, 81 माइनस 62, तो ये तो माइनस 81 ही आ रहा है। 18 ए माइनस थ्री ए, तो ये बन जाएगा प्लस 15 ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 15 ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 81 को उस साइड भेज दिया। देख सकते हो थ्री कॉमन आ रहा है, तीनों में से, सब में से थ्री कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा फाइनली 5 है, थ्री कॉमन लिया 5 है, माइनस यहाँ पे b बचेगा बस, और यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 27। तो इस तरीके से अपना पहला इक्वेशन तैयार हो गया है। तुम चीज यहाँ पे लिख सकते हो b को इधर भेज दो और इधर लेके आ जाओ, तो b की वैल्यू लिख सकते हो 5 है माइनस 27। ठीक है, तुम चीज इसको फर्स्ट इक्वेशन करते हुए लिख सकते हो चीज। फिर एक और चीज कौन सी करनी है, ये वाली भी करनी है, तो एफ ऑफ वन भी पुट करते हैं, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं। तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, देखो 1 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2a इंटू 1 की पावर स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 3a इज इक्वल टू जीरो। देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस 6 प्लस 2a प्लस b माइनस 3a इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, देखो ये बन रहा है 7, ये 2a माइनस 3 है, तो ये बन जाएगा माइनस a, तो b माइनस a इज इक्वल टू जीरो। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो a माइनस 7। तो देख सकते हो ये भी एक दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया है। यहाँ पे पहला इक्वेशन तुम चाहे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। तो देख सकते हो टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स तुम्हें सॉल्व करना मैंने सिखाया है, तुम उसके बिना भी डायरेक्टली देख सकते हो कि b की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे b की वैल्यू ये आ रही है, दोनों को इक्वल कर दो, तो ये बन जाएगा देखो 5a माइनस 27 इज इक्वल टू a माइनस 7। 27 को इधर भेजो, a को इधर भेजो, तो ये बन जाएगा 4a 5a माइनस a, 27 माइनस 7 बन जाएगा 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। और सिमिलरली अगर b की वैल्यू देखोगे तो b इज इक्वल टू a माइनस 7, तुम चाहिए तो इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, दोनों चलेंगे, तो 5 माइनस 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू माइनस 2। तुम एक और जो तरीका है वो भी यूज कर सकते हो, वो भी बता देता हूं, थोड़ी सी जगह कम है, तो वो कौन सा तरीका है, लॉन्ग डिविजन मेथड। तुम अगर इस बाय क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हो, तो जो भी डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी एक्स स्क्वायर एक्स कुछ भी टर्म बचने नहीं चाहिए, पूरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन में जो रिमाइंडर बचेगा, हर एक टर्म का हर एक कोएफिशिएंट, हर एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट, जैसे कि एक्स स्क्वायर में कुछ बचेगा तो उसको जीरो कर दो, एक्स में कुछ बचेगा उसको भी जीरो कर दो, कांस्टेंट में कुछ बचा उसको भी जीरो कर दो, सबको अलग अलग जीरो करोगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। कुछ रिमाइंडर आना नहीं चाहिए था, क्यों, बस क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्लास में और भी इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर कोई भी डाउट्स और बच रहा है इसके अलावा भी, तो तुम लोग मुझे भेज सकते हो, कल तक टाइम है, तो फटाफट जो भी डाउट्स है वो सब भेजो, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।